गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। आज भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी रहा। ये मुसलसल छठा इजलास है जो कि बेनतीजा रहा। अब तो ये मामूल बन गया है कि इलेक्शन कमीशन हुक्काम मखसूस नशिस्तों पर मुशावरत के पहले इजलास बुलाते हैं, सोचते हैं, गौर ख्वास करते हैं और कौम के पैसों से चाय पीकर वापस चले जाते हैं, मगर नतीजा नज़ारत। पाकिस्तान का आईन और सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली एक मजाक बनकर रह गए हैं। लगता यूँ है कि आईन ताकतवरों के लिए मोम की नाक है जिसको जब दिल चाहा और जैसे दिल चाहा मरोड़ कर काम चला लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मानने की हुकूमत की ये रविश मुल्क को किसी बड़े हादसे से भी दो चार कर सकती है। पीपल्स पार्टी की ये रवायत रही है कि उसने हर दौर में अदलिया की मुखालिफत का सामना किया है, लेकिन फिर उसी अदलिया के फैसलों पर सर तस्लीम खम भी किया। अब ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग के रंग में रंगना शुरू हो गई है। आईनी तरमीम की धुन में हुकूमत की दो बड़ी पार्टियां इस कदर मदहोश हैं कि उनको एहसास ही नहीं कि आइन के का नाम लेते लेते शायद कुछ गैर आइनी अज़ाइम नज़र आ रहे हैं। मुल्क का जो निज़ाम है वो रुखसत होने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट जिसको करोड़ों अवाम अपने मसाइल का हल समझते हैं, बहरहाल वो पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है, वो आज बबांग दोहल बेतौकीर हो रही है। अगर सूरत हाल यही रही तो फिर जल्द ही एक दिन आ जाएगा जब अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद, उनके ऊपर ताले लगा दें और फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस ही का कानून होगा। चंद रोज कबल आईनी पैकेज की मंजूरी में नाकामी से हुकूमत ने लगता है कि अभी तक कुछ नहीं सीखा। अब एक बार फिर आईनी तरमीम के लिए नए हरबे आजमाए जा रहे हैं और वो आप कह लें मल्टी प्रॉन्ग्ड है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी ये वाज़ा कर दिया कि हम आईनी अदालत बना कर रहेंगे। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। हमारा निजाम टूटा फूटा है तो हम निकले इसको ठीक करने के लिए। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो करो, अगर आप किसी जज साहिबान का नियत पे शक करते हैं करो, मेरा नियत पे शक ना करो। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। हम आईनी अदालत इसलिए बनाएंगे ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। आईनी अदालत तो बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स को हमें ले आने पड़ेंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर 50 साल बाद इंसाफ मिला है, अब इंशाअल्लाह ताला अवाम को इंसाफ मिलेगा। सब होने क्या जा रहा है? अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस मुकर्रर होने जा रहा है जिसका फैसला हुकूमत के आईनी तरमीम लाने में यकीनन एक बहुत बड़ी मदद हो सकता है। ये केस आर्टिकल 63A के अदालती फैसले पर नजरसानी का है। इस केस का बेंच देखकर लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि फैसला क्या हो सकता है। अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आया तो फिर अरकान असेंबली की बोलियां लगने का खदशा फिर होगा। हुकूमत बआसानी अपनी तरमीम मंजूर करवा लेगी। आर्टिकल 63A की तशरीह पर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये आर्टिकल अरकान असेंबली को सिर्फ बजट, कायदे अवाम के इंतखाब और तहरीके अदम इत्माद पर पार्टी पॉलिसी की पाबंदी का कहता है, जबकि दीगर मौके पर अरकान अपने मर्जी से वोट दे सकते हैं। जरा देखिए। कोई पाबंदी नहीं है किसी भी पार्लियामेंट एरिया पे, वो अपना पार्टी लाइन पे पाबंद कर दिया जा सकता है, मगर वो आजाद है कि वो अपना पार्टी लाइन तोड़ सकते। तो जब हमने 63A का तरमीम लेकर आए कि हर मेंबर बजट के वोट पे और आईनी तरमीम पे पाबंद है कि वो अपना पार्टी का लाइन फॉलो करे। अगर वो नहीं करना चाहते पार्टी का लाइन फॉलो, तो उनके पास इख्तियार था कि वो अपना वोट को डाले, तो वो वोट दिया जाएगा। गिनने के बाद वो अपने अवाम के पास वापस जाएंगे, बाय इलेक्शन होगा और वो या इस हाउस के मेंबर वापस बन सकते हैं या नहीं। एक जानिब हुकूमत आईनी तरमीम लाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से खुलकर चीफ जस्टिस पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। इन एतराज़ात की वजह से मुल्क में इंसाफ फराहम करने वाली सबसे बड़ी शख्सियत मुतनाज़ा होती हुई नजर आ रही है। बानी तहरीक इंसाफ ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार एम्पायर ही नहीं बल्कि उनकी टीम का ओपनर बल्लेबाज है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चीफ जस्टिस ने बनवाया और फिर तब्दील कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने ठीक मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया पर हमले के खिलाफ जुमेरात को इज्तिमा करेंगे, हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करेंगे और इजाज़त ना गई तो एहतजाज करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि अगर
चीफ जस्टिस को ही ओहदे पर रखना है तो फिर उनकी रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने के बजाय 90 साल कर दें। शानदाना गुलजार साहिबा एंड काजी बंदुखिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शानदाना साहिबा, आई विल स्टार्ट विद यू। बिलावल भुट्टो इज़ नाउ नज़र आ रहा है कि फ्रंट फुट पर है और उनकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें वो ओन कर रहे हैं इसको, जबकि हमने हुकूमत की तरफ से इस किस्म की एफर्ट नहीं देखी। अब ऑपोजिशन का लाहे अमल क्या होगा, कैसे रोकेगी इस आईनी तरमीम को? देखिए, मुझे हंसी भी आ रही थी जब मैं ये सारी बातें सुन रही थी। आपने सेनेटर मुर्तज़ा साहब की बात सुनी थी कुछ दिन पहले, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने क्या बताया कि एक्चुअली हुआ क्या। जिस रात को हम सब असेंबली में बैठे हुए थे, रात 11:30 बजे तक, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए मियाँ ने, क्या नाम है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, और उनसे ये कहा कि देखें, आप ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं चुपचाप करके एक्सेप्ट कर लें। वो तरामीम भी जिससे अवाम की जो बेसिक हमारे जिंदा रहने के हकूक हैं, सांस लेने के हकूक है, वो भी सलब हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है, यानी पीपल्स पार्टी का और नून का। देखिए, बेड़ा तो पीपल्स पार्टी और नून का गर्क हो ही चुका था 8 फरवरी को। फिर ये जो इनका चाचे का बेटा है, आई कांट रिकलेक्ट कि मुर्तज़ा साहब ने ये बात भी कही है, पहले वाला बिल्कुल तो है, नॉट इन सो मेनी आप देख वर्ड्स। लीजिएगा वो शो, I'll show you जी। वहाँ उस रात जो लोग भी बैठे हुए थे, उनमें से हमारी भी 1-2 जानने वाले हैं, उन तुम्हें और भी बहुत कुछ बताया, लेकिन हया की वजह से मैं जरा कम ही बताऊंगी, बट इतना आपको बता दूं, एक टर्म होता है, आपने सुना होगा, नेपो बेबीज, नेपोटिज्म बेबीज, जिसका बाप फिर दादा फिर दादी फिर नाना फिर नानी एक चलते आ रहे हो ना एक ओहदे पे, उन्होंने ओहदा नहीं छोड़ना, कुर्सी नहीं छोड़नी है। मरियम और बिलावल तो ये थे ही। मुझे बताएं कि ये जो भुट्टो साहब वाला केस उन्होंने किया, ये भुट्टो साहब से भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। भुट्टो साहब की बातें कर करके असेंबली में 40 साल से हमारे कान पक गए, लेकिन भुट्टो साहब में ये नहीं था ये करना। अमेरिका के सामने जो लोग ये कर रहे हैं, बीबी साहिबा को अल्लाह बख्शे, वो अगर आज जिंदा होती, वो अपने बेटे से बात ना करती, वो उससे मुंह फेर लेती कि तुमने तो जुमहूरियत के सीने में खंजर घोप लिया, तुम कर क्या रहे हो? पॉलिटिकल सर्वाइवल इसे बोलते हैं कि आप मुल्क को तबाह बरबाद कर दो। तो मैं तो I'll tell you one thing, मैं तो किसी चीज का जवाब देने नहीं चाहती या क्रिटिसाइजिंग देम, आप तरमीम को रोक तो नहीं सकेंगी शानदाना साहिबा। लास्ट टाइम अगेन, अगर मौलाना फजलुर रहमान ना होते तो ये तरमीम पास हो जाती। मौलाना फजलुर रहमान आ गए बीच में, उन्होंने रोक लिया इसको। लगता है ये अभी भी पीटीआई की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, अभी भी यू आर वेटिंग फॉर समवन कि आके इसको रोक ले, वरना ये पास हो जाएगी। नहीं, कौन आएगा असेंबली में? स्ट्रेंजर्स इन द हाउस खैर बहुत बैठे हैं, फॉर्म 47 वाले, वो तो स्ट्रेंजर्स इन द हाउस पहले से भरे हुए हैं। गेम स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले कि जी हम रिजर्व सीटें जो पीटीआई जीता है वो किसी और को दे दें। मैं पिछले 10 महीनों में 10 दफा इन लोगों ने मेरी पार्टी बदली है। कभी मैं इंडिपेंडेंट होती हूँ, कभी मैं पीटीआई होती हूँ, कभी मैं एसआईसी होती हूँ। मजाक बनाया हुआ है। उस दिन स्पीकर साहब ने भी प्रेशर के नीचे, उन्होंने उस दिन, अगर आपको याद है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स की हमारे एमएनएस को, जिनको रात को उठा के ले गए थे, वाकई मजाक है। दिस इज रियली कहीं से भी सुन तो लेना। हाँ एग्जैक्टली तो मेरी 10 दफा इन्होंने पार्टी बदली, फिर फैसला किया कि क्योंकि मेरी पार्टी बदल चुकी है, इसलिए आई डोंट कमांड एनी रिजर्व वोट, रिजर्व सीट्स तो वो नून और पीपल को दे दो, ये ले आएंगे अमेंडमेंट। अब काजी साहब ने फैसला किया कि 30th को, सैटरडे मंडे को एक और बैठक होगी कि जिस पार्टी के नाम पे, जिस पीटीआई के नाम पे मैंने वोट लिया है, अब मैं ये आइन से मुझे आजाद कर देंगे। और मैं क्या करूंगी, मैं इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की राय के खिलाफ, उसके इशारों के खिलाफ, उसकी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट दूंगी आइन में। सोचे ये तब्दीली ला रहे हैं आप। मुझे नहीं पता सिंध की आवाम कैसी है, लेकिन केपी में तो आप आए भेड़िए बन के मेरा वो सर काट देंगे कि तुमने वोट खान की वजह से दिया है और तुम खान के खिलाफ जा रही हो। ये किस किस्म की अकल है कि जिस पार्टी से मैंने टिकट लिया आप मुझे उससे आजाद करें, तो इलेक्शन करते क्यों हैं? बात ही खत्म हो गई। मतलब मजाक बना हुआ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग? राइट। अगर इजाजत दें कादर खान बंदुखिल साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी अदालत बनाना जरूरी है और मजबूरी है। मिसाक जमहूरियत 2006 में हुआ था। 18 साल आप लोगों को इतनी कोई जरूरत या मजबूरी क्यों नहीं महसूस हुई? व्हाई नाउ? बहुत शुक्रिया फरिया साहबा। मैं पहले शानदाना बहन को थोड़ा सा जवाब दे दूं। भुट्टो साहब, जब वक्त जरूरत पड़ जाती है तो भुट्टो याद आता है, और जब नहीं आता है तो फिर उसी पार्टी को गालियां देते हैं।
और फिर ये बात अमेरिका के करे में 1 मिनट में लूंगा आपका। ये वही अमेरिका है जो एब्सोल्युटली नॉट, फिर अमेरिका को गालियां, उसके बाद जाके बकायदा एक यहूदी लॉबी फर्म जो ना हायर किए, करोड़ों रुपए दिए, और पाकिस्तान की तारीख में पहला करारदाद वहां से पास हुआ इमरान खान साहब के हक में। ये वही अमेरिका है जो एब्सोल्युटली नॉट, ये वही हुआ है। और फिर फाइज ईसा की बात मैं करूं, फाइज ईसा के खिलाफ इन्होंने रेफरेंस दाखिल किया है, उनको पता नहीं बेचारे को बीवी समेत कहां चक्कर लगवाया और उसके बाद वो रेफरेंस वापस लिए, किसके कहने पे रेफरेंस आपने दाखिल की है। और फिर मैं अल्फिया कह रहा हूं, मुझे पाकिस्तान की तारीख में याद नहीं है कि वज़ीर आज़म जाते होंगे, इमरान खान साहब ISI हेडक्वार्टर ऐसे जाते थे जैसे बनी गाला जाते थे, और कुर्सी में ऐसे बड़ा जवान होते थे जैसे वज़ीर आज़म कुर्सी, फिर कहते हैं कि हमने वो नहीं किया, फौज का साथ नहीं दिए। ISI हेडक्वार्टर जाना तो कोई गलत बात नहीं है, चाहे शहबाज शरीफ साहब जाएं, चाहे नवाज शरीफ साहब जाएं। और फिर जनरल फैज जब पकड़ा गया तो पहले इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि ये फौज का अंदरूनी मामला है, दूसरे दिन कहा कि इनका ये कौम का असासा है, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए, चौथे दिन वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जो आज डिस्पोज ऑफ हो गई है कि भाई मुझे फौजी अदालतों में नहीं ले जाओ। यानी बात सिविलियन से नहीं करना है, फौज से करना है, मगर अदालत जो है ना वो फौजी पसंद नहीं, सिविलियन पसंद है। बट पीपल्स पार्टी तो फौजी अदालतों के खिलाफ है, आई थिंक सो। के बारे में दूसरी बात जो आपने आईनी तरामीम के हवाले से की है, ये बिलावल साहब, मैं इस तकरीब में मौजूद था आज सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, बिलावल साहब ने ये कहा कि ये जो मिसाक की जमहूरियत था उसका एक शिक था। सर मजबूरी का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, एंड ये जो शाहनारा साहिबा ने पॉइंट आउट किया है, इट इज रियलिटी, मजबूरी का ही लफ्ज इस्तेमाल किया था कामरान मुर्तजा साहब ने भी। नहीं, अब आप अल्फाज को, यानी मेरे पास इमरान खान साहब के बारे में 1000 बातें, उनको एक पॉइंट चाहिए कि कांपे टांग रही है तो मजबूरी है। बाबा मजबूरी हमारी पाकिस्तान की है, मजबूरी हमारे इस जो बोसीदा सिस्टम है उसके लिए। फरिया मैं आपको बात बताऊं और ये प्रैक्टिकली आपको बता दूं, 2021 में इमरान खान साहब के दौर में मैंने एक आईनी तरमीम जमा किया था कौमी असम्बली में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल, डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों चाचे मामे बांजे भतीजे लगाते हो? एक चीफ जस्टिस सूबे का वो अपने मनपसंद दोस्तों का, रिश्तेदारों का, चैम्बर की वकीला का नाम बेचते थे और वो अप्रूव हो जाते थे। तो बिलावल साहब ने ये कहा कि 18वीं तरमीम में उस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने धमकी दी, अगर ये जजेस के अपॉइंटमेंट मेरे हाथ में नहीं दोगे तो हम ये पूरा 18वीं तरमीम उड़ा देंगे। यानी इतनी ताकतवर हमारा दायरा जो कि मनपसंद और क्या। और फिर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, बिलावल साहब ने उस वक्त भी कहा कि हमसे गलती हो गई 19वीं तरमीम पास करके। आज मजबूरी इस चीज की है कि हम चाहें, कैसे पता चलेगा कि जो उस वक्त मजबूर हुआ वो आज मजबूर नहीं हो रहा? किसी को माजी में मजबूरी थी तो आज भी मजबूरी होगी। अगर सदर पाकिस्तान ना होता, रेफरेंस नहीं भेजता, तो 45 साल बाद भी वो नहीं मिलना था, इंसाफ नहीं मिलना था। बात की है विद ड्यू रिस्पेक्ट कादिर खान साहब, अगर मजबूरी थी इतनी ज्यादा उस वक्त भी, हाउ डू वी नो कि अभी नहीं है? अभी कैसे आईनी तरमीम लाना चाहती है जबकि आप चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन अपेरेंटली इसके खिलाफ हैं, मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री ट्रायल के अपेरेंटली पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स की सपोर्टर है, आई वुड लाइक टू बिलीव। आप देखिए मैं एक चीज ये बताऊं, बिलावल साहब ने इसी वक्त कहा कि बीबी शहीद ने मिसाक की जमहूरियत में, 18वीं तरमीम में, और फिर मेरा बिल 2021 में असेंबली में, ये बिल्कुल मिसाक की जमहूरियत को खोल लेते हैं ना, उसमें और भी बहुत कुछ लिखा है सर। अपॉइंटमेंट और आईनी अदालतें होना चाहिए, आज नहीं है। आज आप जस्टिस मंसूर से जोड़ ले, फाइज ईसा से जोड़ दे, हमारा कोई सरोकार नहीं है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि किसी से कोई मुलाकात खुफिया नहीं होगी। हम हाई कोर्ट जाते हैं तो आधे से ज्यादा केस आर्टिकल 199 के तहत चलता है। और आप यकीन करेंगे कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का केस मेरे पास है 1986 से पेंडिंग है। एक शख्स, सईदुल्लाह नामी शख्स को मैंने 28 साल बाद पहली मर्तबा अदालत में पेश करा और 38 साल बाद बरी किया, वो भी मेरे जमानत पे है। ठीक है। एक लड़की जो अब्बासी शहीद अस्पताल में गुम हो गई है, 24 साल केस चलता रहा। 24 साल के बाद जब मेरे पास वो केस आया तो लेडी जज थी, उन्होंने मुझे बोला मंदोखेर साहब आपका केस जेन्युइन है, डीएनए टेस्ट आगा खान से हो चुका है, बच्ची चूंकि बालिग हो चुकी है, 18 साल से ऊपर है, तो मैं आपके क्लाइंट के हवाले नहीं कर सकती। ये है आपका जुडिशियल सिस्टम जो दुनिया में 141 नंबर पे। तो क्या इसको बदलने की जरूरत नहीं है?
क्या पीटीआई नहीं चाहती कि ये जो फरसुदा निजाम है, ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, ये जो चाचे मामे बांजे भतीजे अपॉइंट होता है, एक मेरिट पे हो, ये कोई नहीं चाहता पाकिस्तान में। राइट सो अगर इजाजत दें शानदारा गुलजार साहिबा, 30 सितंबर को आर्टिकल 63A पर नजरसानी अपील सुनी जाएगी। अगर ये अपील मंजूर हो जाती है, एंड अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाए मरीम नवाज ने, लेकिन अब हर कोई गेज करने लग गया बेंच को। सो अगर ये रिव्यू में चली जाती है, तब्दील हो जाती है, उसके बाद तो फ्लोर क्रॉसिंग से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर तो आपकी पार्टी के अरकान आपके साथ शायद ना खड़े हों। पहले ही नहीं पता चल रहा था किधर है। नहीं, ये माशाल्लाह जी पीडीएम पार्टी इतनी गैरत वाली और हया और इज्जत वाली हुकूमत है कि हमारे एमएनए सादुल्लाह की बीवी, उसकी बेटी और उसकी खाला को उठा के लेके फैसलाबाद से, और उसको कॉल आई कि वोट दे दो पीपल्स पार्टी को और नून को, और बीवी और बेटी ले जाओ। जो गुंडागर्दी होती रही है सिंध में, अब वो माशाल्लाह इनकी बड़ी अनथक मेहनत से असेंबली में भी आ गई है। चोरों की तरह रात को लोग तोड़ के आते हैं असेंबली, तोड़ के भी नहीं आते, पता नहीं अंदर से किसने चाबियां दे दी दरवाजे। हमारे एमएनए मौलाना नसीम बनू के, वो तो तहज्जुद पढ़ रहे थे और उनको कॉलर से खींच के लेके गए हैं जेल में। इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि ये जिसको आईनी तरामीम कहते हैं, बेसिकली पाकिस्तान को दफन करने का प्लान है। रही बिलावल साहब की बात और मरियम बीबी की बातें, माजरत के साथ जिस बंदे ने जिंदगी में 5 रुपए की नौकरी ना की हो और हमें भाषण देता हो महंगाई पे, तो आप समझ जाएं कि मुल्क किस सिमत जा रहा है। बिल्कुल मैं मंदोखेल साहब की बात से एग्री करती हूँ कि मामे चाचे ताए हमें नहीं चाहिए, ना कोर्टों में, ना अदालतों में, ना असम्बलियों में। आप पीपल्स पार्टी की फ्रंट रो देख लें, सिंध में देख लें, यहाँ देख लें, फुप्पो भी है, बाप भी है, बेटा भी है। पीपल्स पार्टी में क्या पढ़े लिखे लोगों की या काबिल लोगों की कमी है? क्या एतजाज अहसन पीपल्स पार्टी में नहीं है? क्या नवीद कमर नहीं है? क्या नफीसा शाह नहीं है? लेकिन माशाल्लाह देख लें कि आगे कौन बैठता है। अच्छा, नून लीग में देख लें, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे जीरक लोग हैं, लेकिन जो फर्स्ट लाइन इनकी है नून लीग की, माशाल्लाह उनकी ज़बान आप सुन लें। सो माजरत के साथ चाचे मामे ताए फुप्पे, भतीजी बैठी हुई है पंजाब में और चाचा उसका बन गया पीएम। आप मुझे बताएं, इस 25 करोड़ की आवाम में पूरे पंजाब में कोई और पढ़ा लिखा लीडर नहीं था नून लीग में? क्या है शानारा साहिब आपकी इसको कैटर करने के लिए? वी आर वेरी क्लियर, देखिए वी आर वेरी क्लियर। का जलसा, आई डोंट थिंक क्रॉसिंग जी पिंडी के जलसे से पहले मैंने सुना प्रेशर डाल सकेगा, लाहौर का जलसा नहीं डाल सका वो प्रेशर। मैं आपको क्या बताऊं जी कि लाहौर के जलसे ने ऐसा प्रेशर डाला कि माशाल्लाह पंजाब की पुलिस थोड़ी सी अपनी सीएम की तरह हो गई है, टिकटॉक वाली। उन्होंने आलिया हमजा पे आज जो पर्चा कटवाया है उसमें कहा है कि जिस तरह फुलन देवी नहीं थी, वो आई और उसने पुलिस वाले का गिरबान पकड़ा और उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी वजह से हमाद अजहर भाग गया क्योंकि पुलिस वाले को शर्म आ गई। आप मुझे बताएं, ये कोई करने वाला पर्चा है? खुदा का नाम लें, ऐसा झूठ बोले कोई माने तो सही ना। इन्होंने अपनी बेइज्जती की है। देखिए, हम अगर ये लोग हमारी गवर्नमेंट ना गिराते क्योंकि वो चाचा और भतीजी को पीएम सीएम बनाना था, या अगर हमारी गवर्नमेंट गिराने के बावजूद अमेरिका को तो ये सर सलूट मारते हैं ना, ये लोग 8-10 हफ्ते के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देते 2022 जून जुलाई में, तो पूरी फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट तो आ जानी थी नून की। जितना झूठ ये बोलते थे पीटीआई के बारे में, ठीक ठाक मुल्क चल रहा होता, इनको कौन देख रहा था? इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने इस मुल्क को मिठाई बांटी हुई है कि अब बिलावल बनेगा, मरियम बनेगी, चाचा बनेगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बदमाशी नहीं मान रही है, ये आईन के टुकड़े वो नहीं होने दे रही। इट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर मेकर्स ऑफ द लॉ, दे आर इंटरप्रेटर्स ऑफ द लॉ। कोशिश इस वक्त ये हो रही है कि ये तमाम इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स करके एक आदमी की पाकिस्तान में बादशाह, तो वो हम नहीं होने देंगे, ना आवाम होने देगी। राइट। सो कादिर खान मंदोखेल साहब, गवर्नर पंजाब जजेस की तकर्री के हवाले से वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी में सब ऑन बोर्ड हैं इस तरमीम के लिए? नहीं, देखिए, जो गवर्नर पंजाब है वो चांसलर है पंजाब असम्बलियों का, तो उनके पास ये इख्तियार है कि उसके ऊपर वो इसको कोई एतराज है तो उसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है। अगर पंजाब हुकूमत या उनका तर्जुमान गवर्नर के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं तो ये उनके अपने ज़र्फ है। जब इनके पास इख्तियार है तो वो इख्तियार इस्तेमाल करेगा। और जिस तरह पीका ऑर्डिनेंस को गवर्नर की गैर मौजूदगी में साइन करके जो है ना वो जल्दी स्पीकर को कायम मकाम गवर्नर बना के साइन करा रहे, तो फिर ये इस तरह भी कर ले, इंतजार कर ले, जब गवर्नर इधर उधर चला जाए तो फटाफट स्पीकर से वो साइन करा ले। लेकिन बात ये होता है ना, पीपल्स पार्टी वही काम करेगी
जो जमहूरियत के अंदर हो, जो आइन के अंदर हो, कोई भी काम हम गलत नहीं करेंगे, ना आइन के अलावा करेंगे। बट ये आपका प्रोफेशन है, आपका ये प्रोफेशन है। जो लॉयर हजरात ही बता रहे हैं कि आप पैरेलल सिस्टम नहीं चला सकते। जिन मुल्कों की एग्जांपल दी जा रही है वहाँ का सिस्टम पाकिस्तान वाला नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर आप 63A के ऊपर ही ले लें, यस हर एक को अपना वोट देने का हक होना चाहिए, लेकिन छांगा मांगा पाकिस्तान में ही हुआ है। यहाँ वोट बिकते भी हैं, खरीदे भी जाते हैं। तो यहाँ पे एक टफ स्टांस की जरूरत नहीं है, या आप लेक्स लेजिस्लेशन रखना चाहते हैं या पैरेलल लेजिस्लेशन रखना चाहते हैं? देखिए फरिया, हम तो सिर्फ इतनी चाहते हैं कि मैंने मिसाक़ जमहूरियत का बता दी कि सबके दस्तखत मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि 60,000 केसेस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप देख रहे सुप्रीम कोर्ट में, कभी आपने सुना है आए दिन जो है ना ये पीटीआई के और इलेक्शन कमीशन के ये केसेस चल रहा है? अगर आप सूबाई हाई कोर्ट के देख ले, वहां 50% से ज्यादा 20 लाख के लगभग केसेस पेंडिंग है। आपको बताऊं, मेरा एक केस जो मैंने डैमेजेस दाखिल किया था 2023 में एक पेशी हुए थे, और उसके बाद आज भी जरा अपनी धांधली वाले केस का भी बता दें मंदोखिल साहब। पंजाब में तो लग रहे हैं धड़ाधड़, आपका कहां तक पहुंचा है? आपका एमक्यूएम के खिलाफ में क्या जो आपने इलेक्शन में धांधली वाला, आप भी ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं? मेरे केस की बात कर रही हूँ? जी, मेरे सामने फरिया, अगर आप कहें तो मैं दिखा देता हूँ। मेरे सामने तेला भर के पड़ा हुआ है जो एमक्यूएम के स्टेम से लगे हुए हमारे कारकुनों ने छीना है 25 से 30 हजार बैलेट पेपर। और मेरे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल ने सेनेटर ताज हैदर साहब ने दरखास्त दी है कि इलेक्शन कमीशन में 9 फरवरी को कि मुस्तफा कमाल और उनके लोगों के ऊपर गुंडागर्दी की एफआईआर दर्ज कर ले। वैसे आपको लगता है, ऑन अ लाइटर नोट, आपको लगता है कि अगर एमक्यूएम ना जीती होती, आपके मुकाबले में पीटीआई जीती होती, तो आपको इंसाफ जल्दी मिल जाता? नहीं, मैं तो जीता हुआ था। मतलब मैं एमक्यूएम को मैंने चौथे नंबर पे छोड़ा 2021 के इलेक्शन में, और पीटीआई को मैंने छठे नंबर पे छोड़ा। तो वो तो सबको पता था। और मैंने मुख्तसर हफ्ते 22 महीने या 2 साल के मेरे टेनोवर तब मैंने 14 से 15 अरब रुपए के तरक्याती काम किए। मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैं खुद सामाजिक कारकुन हूँ, सामाजिक काम हमने किया है। तो बात ये, मुझे फैसल वाडा साहब ने इलेक्शन से पहले बता दी ये सीट आपको नहीं मिल सकती है, ये मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। ये आपने बताया था। You told this on my program। अगर इजाजत है शाहनाना, लास्ट क्वेश्चन टू यू, अगर हुकूमत आई तरमीम भी मंजूर करा ले, रिजर्व सीट्स आपको नहीं मिलती भी नजर आ रही हैं इन वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सो क्या ऑप्शन है? क्या आप रिजाइन कर देंगे नेशनल असेंबली से? मुझे तो लग रहा है कि फिर मुल्क एनार्की की तरफ जाएगा, फिर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होगी। मुझे नहीं लगता कि अब अमन रहेगा फिर। मुझे तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, और मुझे खदशा यही है क्योंकि आम आदमी को परवाह नहीं है कि बिलावल क्या कहता है, मरियम क्या कहती है, शानदाना क्या कहती है। आम आवाम को इससे है कि उनके बिजली के बिल क्यों बढ़ गए, गैस के बिल क्यों बढ़ गए, उनके स्कूल अस्पताल क्यों नहीं है, मरियम नवाज उनका सेहत कार्ड क्यों खा गई, एहसास प्रोग्राम के 92 अरब रुपए एक खातून के घर से क्यों निकले। अवाम को इन चीज़ों से काम है, और वो सबका सिर फाड़ेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुझसे आप लिखा हुआ ले ले, मैं आपको ब्लंट ब्लैक एंड व्हाइट बता रही हूँ। ये जो अच्छी कानूनी बातें हैं, गुलजार खान साहिबा एंड कादिर मंदोखिल साहब will take a break and we will be right back. वेलकम बैक। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत मिलने का दरवाजा आज खुलता हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मनपसंद ट्राइब्यूनल्स की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद अब लग ये रहा है कि जिस दिन जैसे जैसे मामलात आएंगे तो बहुत सारी ऐसी नशिस्तें जिन पे तहरीक इंसाफ समझती है कि उनका क्लेम है, वो अब शायद हुक्मरान जमातों में मिलती हुई नजर आएंगी। आज पंजाब के 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मामले का हल निकाल लिया है। दोनों में मुशावरत के बाद तय ये पाया कि 4 रिटायर्ड जजेस का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन करेगा, जबकि 4 ट्राइब्यूनल्स के नाम फाइनल हो चुके हैं। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकला हामिद खान और सलमान अकरम राजा ने इतराज़ात की कोशिश भी की, लेकिन चीफ जस्टिस ने इनके इतराज़ात को ख़ास अहमियत नहीं दी। सीनियर वकील हामिद खान तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बाकायदा नाराज़ होकर अदालत से ही बाहर चले गए।
आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मजीद क्या कुछ हुआ, एक नजर डालते हैं। केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकील हामिद खान ने चीफ जस्टिस की बेंच में शमूलियत पर इतराज कर दिया। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप मर्जी के जजेस से फैसले चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हम दुश्मन नहीं एक मुल्क के बसने वाले हैं, हमने सीखना है कि इदारों को काम करने दें, इख्तलाफात के होने से इनकार नहीं, खतो किताबत में जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है ये मुल्क चलाने का तरीका नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अब मसला हल हो चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब जितना जल्दी हो सके इंतखाबी अज़ेदारियों के फैसले होने चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि बलूचिस्तान से तो ट्राइब्यूनल्स के फैसले आना भी शुरू हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान की एक दिन भी मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती, हमारे पास ऐसे मुकदमात भी आए हैं जो स्टे पर चलते रहे हैं, तनाज़ात होते हैं, लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। और भी क्या कुछ होता रहा अदालत में, यू कैन हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन्स। वकील तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल्स में मौजूद रहे तो उन्हें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। लेट्स वॉच हिम। रिटायर्ड जजों को इलेक्शन के मामलात देना इलेक्शन के मामलात को दफनाने के मुतरादिफ है, और पहले भी ऐसा ही होता रहा है। असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाती है और इलेक्शन की जो अपीलें हैं वो खत्म नहीं होती। यही मंसूबा नजर आ रहा है और इस मंसूबे के खिलाफ भी हम हाई कोर्ट जा चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है इलेक्शन मामलात के हवाले से, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, खास तौर से पंजाब में, वो तसल्ली बख्श नहीं है। आज एक फैसला तो आ गया, लेकिन इस फैसले का नतीजा जो है हमारे सामने आएगा, और बिलखुसूस ये रिटायर्ड जज अगर कायम रहते हैं बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तो फिर मुझे कोई तवक्को नहीं है इंसाफ। जबकि हामिद खान ने चीफ जस्टिस पर में एतमाद करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन हमारे केसेस ही ना सुने, उन्हें भी देखिए। फैसले खिलाफ आ रहे हैं, जो फैसले हक में आते हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। ये सारी चीजें जो हैं इससे हमें ये तासुर मिल रहा है कि आप बायस हैं। आपने जो आखिरी अमल किया है जिसमें आपने जो जजेस कमेटी थी एक ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर आपने एक सीनियर जज को हटा के जजेस कमेटी में आपने एक जूनियर जज को ले लिया। तो मेरे नजदीक इस मामले में चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उन पर हमें पूरा बायस का शक है, इसलिए बेहतर है कि आप ये केसेस से रिक्यूज कर दें। आज जो कुछ होता रहा अदालत पर, उस पर चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट की, अनफॉर्चुनेटली पीटीआई लॉयर्स हैड नो स्ट्रेटजी टू डील विद बायस्ड सीजेपी बेंच। आई विल कम टू यू नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मलिक साहब, क्या कोई स्ट्रेटजी नहीं है पीटीआई की? क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी जितना भी वो नाराज हों या एतराज़ करें, ये मामला तो लग रहा है कि अब इसी तरीके से ट्राइब्यूनल्स भी चलेंगे। कल फॉर इंस्टेंस जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का बॉयकॉट किया, लेकिन उसके बावजूद कमेटी का इजलास भी हुआ और आर्टिकल 63A की अपील के लिए 5 रुकनी बेंच भी बन गया। सो इट मीन्स के कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही पीटीआई की। शुक्रिया फरिया। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हमें सुप्रीम कोर्ट में बड़ी एक वाज़ेह तक़सीम दिखाई देती है, ऐसे ही पीटीआई के अंदर भी एक बड़ी वाज़ेह तक़सीम है। अब पीटीआई उसका इजहार इसलिए नहीं कर पाती कि पीटीआई के चेयरमैन, जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, वो जेल के अंदर हैं और उस तरीके से पार्टी के ऊपर उनकी ग्रिप भी मौजूद नहीं है। अब जो बाहर लोग मौजूद हैं उन पे पार्टी के अंदर से ही खदशात का इजहार भी किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन मामलात को जो है वो निपटाना ही नहीं चाहते। उनके शकूक व शुबात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। जैसे कि आपको याद होगा, हामिद खान साहब के ऊपर भी एतराज़ात उठे कि वो क्यों ऐसे इकदाम की तरफ नहीं जाते कि जो हमारे खिलाफ अदालती मामलात में फैसले आ रहे हैं या हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर हामिद खान साहब का स्टांस जो है वो बड़ा वाज़ेह नहीं है। इसी तरीके से शेर अफजल मरवत हों, इवन अली मीन गंडापुर लाहौर आए तो आपको याद होगा उस वक्त भी एतराज़ात उठे कि वो निकले इतनी ताख़ीर से थे, वो तकरीर नहीं करना चाहते थे, और वो जो कमिटमेंट हो चुकी थी उसके मुताबिक वो लाहौर हाजिर देकर वापस चले गए। तो बज़ाहिर तो ये लगता ये है कि अगरचे जो पीटीआई के ऊपर दबाव भी है, पीटीआई के लिए मुश्किलात भी हैं, लेकिन पीटीआई खुद भी अपने बाज़ मामलात में संजीदा नहीं है या कहीं ना कहीं इबाम मौजूद है। और जो शिकायत कारकुनों को होती हैं कि पार्टी में कहीं वफादारियां किसी की कहीं और है, सोच किसी की कहीं और है,
और वो भी पार्टी के लिए नुकसान का बायस बन रही है। राइट। सो सईद मुज़फ़्फ़र शाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मखसूस नशिस्तों के केस में आपको अदलिया और पार्लियामेंट में बज़ाहिर एक क्लैश नजर आ रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा कि यहाँ पे इलेक्शन के 90 डेज में होने की बात हुई, एक क्लैश वहाँ पे भी था आइन के साथ अपेरेंटली, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर इलेक्शंस हो भी गए, एक वॉइड वहाँ पर कहते हैं कि मौजूद है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सो अगेन हम यही रिपीट देखेंगे कि मामलात होंगे, इतराज़ होगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हुकूमत कर्टेल कर लेगी इसको। देखिए, स्ट्रेटजी की जहाँ तक बात है ना, पीटीआई हैज़ नेवर हैड एनी लीगल और लेजिस्लेटिव स्ट्रेटजी। उसकी वजह यह है कि वो जहाँ से स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग या फिर पार्लियामेंट्री मैनूवरिंग नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट पावर और सोशल मीडिया नैरेटिव और मीडिया साइकोलॉजी खेलना है। एंड इन दिस केस एज वेल दे आर डूइंग द सेम। दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू डीमोनाइज एन एंटायर इंस्टीट्यूशन। और जैसे जैसे हमेशा जब भी उन्होंने ये टैक्टिक किया है, उसका उनको फ़ायदा पर्सनल इंटरेस्ट में ये होता है कि बिफोर एनीथिंग इज गोइंग फॉरवर्ड या कोई किसी चीज़ का फैसला हो, उससे पहले ही वो उसको डिस्प्यूटेड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये है कि बेशक जो तफसीली फैसला जो हमने एक रोज़ पहले आते हुए देखा, जिसमें इलेक्शन कमीशन को इतना बैश किया कि ये कहा कि आपने डेमोक्रेसी को कोट एंड कोट फेल कर दिया है। यहाँ तक कह दिया गया कि हाउ कुड इलेक्शन कमीशन बिकम अ पार्टी इन दी ऑफेंस। यहाँ तक कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपना वो रोल प्ले नहीं किया 8 फरवरी को जो उनको प्ले करना चाहिए था। उसके बावजूद देयर इज you can see a grievance by Pakistan Tehreek-e-Insaf being shown in the case कि पहले आपको याद है आज से 2 महीने पहले कहा करते थे कि ये सारा इंस्टीट्यूशन ही हमारे खिलाफ है। अब वो आज का उनका बयान है कि मंसूर अली शाह साहब का स्टांस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जब टेबल किया गया तब उन्होंने अपोज किया, अब उनको वो अच्छा लग रहा है। हुकूमत की सूरत हाल आप देख लें कि उनको माइनॉरिटी जजमेंट अच्छी लग रही है 2 जजेस की, और वो कह रहे हैं कि अक्सरियती फैसला तो आइन के मुताबिक नहीं है। तो ये बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। उसकी वजह यह है कि अगर हुकूमत का ये कहना कि दरअसल पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है, जुडिशरी फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसेस, तो दूसरी तरफ से भी ये जवाब आ रहा है कि जहाँ पर आइनी लूप होल मौजूद हैं वहाँ पर हमने इसीलिए एक्ट किया कि फंडामेंटल राइट्स का और पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। बेशक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त हमारे सामने नहीं थी, बट स्टिल अ लार्ज अमाउंट ऑफ वोटर्स आर बीइंग डिसएनफ्रेंचाइज्ड, और इसीलिए हमने पब्लिक गुड में एक्ट किया है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पिछले 20, 30, 40 साल भी आप लगा लें, यहाँ पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी हुई है और जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई है। आप अपने शोज़ का डाटा निकाल लें, मैं अपने शोज़ का निकाल लेता हूँ, कोई एक दिन ऐसा नहीं होता जब हम जुडिशरी पे प्रोग्राम नहीं करते। और इसमें हमारा कसूर नहीं है, पॉलिटिशियंस का है, क्योंकि उन्होंने सारी सियासत को घसीट के अदलिया के अंदर बंद कर दी है, और अदलिया का भी मेन कंसर्न यही बन चुका है। तो इस ओवरलैप को खत्म करना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस को बैठ के मुज़फ़्फ़र साहब, डू यू बिलीव कि जो ये आईनी तरमीम है ये इस क्राइसिस को एड्रेस करेगी या अगेन इट्स अ पॉलिटिकल मूव ओनली? देखिए, ऑब्वियसली इट्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर द करंट गवर्नमेंट। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि फिल वक्त अगर हम नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा दें, अगर हम पैरेलल जुडिशल सिस्टम ले आएं, तो शायद जो वाहिद रोड ब्लॉक है हमारी करंटली जो रेजीम को सस्टेन करवाने में, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे, कल को वो भी इसके आगे फंस सकते हैं अगर वहां पर डायनामिक्स चेंज हो जाए कोर्ट में। तो अगर इजाजत है हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद दीगर ऑपोजिशन जमातें, उनका क्या लाहे अमल होगा? पीटीआई को हमने डिस्कस कर लिया, पर जमात इस्लामी भी है, JUIF भी है, और फिर वुकला भी हैं, वो क्या करेंगे? राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। एक बात जहां पर हमें अगेन पीटीआई की स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही, वो एक अलायंस बनाने के लिए, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए, अगरचे उनकी मुलाकातें होती रही हैं, जमात इस्लामी के अमीर ने आज क्या कहा, जरा वो देखिए। अमली तौर पर हमें मैदान में निकलना पड़ता है, तो इसलिए हम अमली तौर पर मैदान में निकले। हमने एहतिजाजी तहरीक शुरू की, पूरे पाकिस्तान में एहतिजाज हुआ। ये तहरीक हमारी अभी भी जारी। आज हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा हक व अवाम को तहरीक एक नए फेज में दाखिल हो रही है। पहले मरहले में हम 29 तारीख को मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे, इंशाअल्लाह धरने किए जाएंगे, और ये धरने शाहराहों पे किए जाएंगे, ताकि पूरे पाकिस्तान में बैकवक्त लोगों को पता चले कि जमात इस्लामी जो है वो उनके साथ खड़ी है और उनका मुकदमा लड़ रही है। और हम हुकूमत से ये कहते हैं कि वो कोई भी ऐसी कार्रवाई करने से गुरेज करे जिससे जमहूरी अमल को सबूताश किया है।
नसर मलिक साहब, आज जमात इस्लामी ने भी 29 सितंबर को मुल्की एहतजाज का ऐलान किया है। ऑब्वियसली उनका मामला अलग है, लेकिन क्या ये एहतजाज जो अलग अलग हो रहे हैं नॉट इन एन अलायंस, इसका फ़ायदा हुकूमत को या ये भी एक मसला हो सकता है? देखिएगा, बुनियादी तौर पे आज तक के होने वाले जितने एहतजाज हुए हैं या जो प्रोटेस्ट हुआ है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, वो कहीं भी आपको कोई ऐसा एहतजाज नजर नहीं आता जो हुकूमत के लिए शायद किसी बड़ी मुश्किल का सबब। लेकिन मलिक साहब, हुकूमत ने हाथ भी तो बड़ा सख्त रखा हुआ है, खासतौर पे अपनी मेन ऑपोजिशन पर। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, देखिए अपोजिशन जमातें एहतजाज माजी में भी करती रही हैं, बुरा वक्त उन पे भी आता रहा है। आपको याद होगा नीला गुंबद और माल रोड पर जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर 12 अक्टूबर 99 के बाद क्रैकडाउन हुआ, जिस तरीके से मुस्लिम लीग का आज़म बनाई गई, लोगों को घरों से उठाया गया। ख्वाजा रियाज महमूद साहब भी आपको याद होगा जब लाहौर के जो मेयर थे उनके साथ जिस किस्म का सलूक हुआ, बेगम कुलसूम नवाज की गाड़ी उठा ली गई। ये सारी सियासी जमातें से गुजरती रही हैं। पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए, शाही किले में बंद हुए लोग, उनके गिरफ्तारियां दी उनको, पूरे मुल्क के अंदर उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन हुआ। सवाल ये है कि इस वक्त की अपोजिशन जमातें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड हैं या उनमें इतनी जान नहीं है कि वो हुकूमत के लिए कोई बड़े मसाइल पैदा कर सकें। जमात इस्लामी भी इस सूरत हाल को देख के, क्योंकि उनके ऊपर उस किस्म का क्रैकडाउन नहीं है जो पीटीआई के ऊपर है, वो ये समझ रही है कि इस गैप को वो फिल कर सकते हैं, वो आवाम की बात कर सकते हैं, वो बिजली के बिलों की बात कर सकते हैं, और अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उस गैप में वो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। एक पॉलिटिकल मूव है जिसको हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कराची में इस्तेमाल किया, अवामी मसाइल के तौर पर वो आगे एक जो अपनी पॉपुलैरिटी की तरफ गए। इसी को वो अब मुल्क की जो है वो जमात इस्लामी का अमीर बनने के बाद करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन आईपीपीज की बात की जा रही है, हुकूमत भी उनके साथ बातचीत कर रही है, कुछ आईपीपीज रजामंद हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में ये और मामला काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। आईपीपीज को नए मुआहदों की तरफ या नए एग्रीमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें बिजली में कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। और सियासी जमातें जो एहतजाज कर रही हैं उसमें इतनी जान नहीं है कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर। मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत का फायदा है। लाहौर का जलसा आप देख लें, पीटीआई बड़ा से कामयाब जलसा करार देती है। जितने एहतजाज इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद हुए हैं, कोई इतना बड़ा मौसर अवामी एहतजाज नहीं है जिसके नतीजे में पीटीआई की मुश्किलात कम हो सकती। अगर ये बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, लाहौर से निकल आते, इस्लामाबाद से निकलते और ये साबित कर देते कि अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर आकर इमरान खान साहब की रिहाई चाहती है, तो शायद हुकूमत के लिए कोई न कोई मुश्किलात पैदा होती। लेकिन आज के दिन तक अगर ये देखा जाए, कल का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हुकूमत के लिए कोई अवामी एहतजाज का बड़ा मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आता। राइट, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा मुज़म्मिल साहब। लेकिन वुकला तहरीक के हवाले से आपको क्या लगता है? हमने देखा है इस मुल्क में एक वुकला तहरीक चली, लेकिन उस वक्त वुकला भी इकट्ठे थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके साथ इकट्ठी थी। इस वक्त जैसा कि अभी मलिक साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज अलग अलग नजर आ रही हैं, वुकला के अंदर भी आपको डिवाइड नजर आ रही है, जुडिशरी के अंदर भी नजर आ रही है। सो इन ऑल ऑनेस्टी, डू यू सी अनदर लॉयर्स मूवमेंट इन पाकिस्तान? देखें, इवन दैट हैपेंस, इट इज गोइंग टू बी बिनाइन। अगर हम ये समझ लें कि इवन जो इतनी जेन्युइन तहरीक थी जो मैस मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई, पहली वुकला तहरीक की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी इफ्तिखार चौधरी साहब मिल गए हमें, जिन्होंने बाद में रिकॉर्ड एक के ठेके और पता नहीं क्या कुछ, और इसके अलावा कितने स्कैंडल्स आए। इसके अलावा सो मोटो जस्टिस का आगाज़ कर दिया, वजीर आज़म को घर भेजने की बुनियाद डाल दी। तो वो भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट तो नहीं थी जो ये वाली भी हो जाएगी। इसमें यह है कि अब आके बार काउंसिल की डिवीजन तो हमने देख ली इन तमाम फैसलों के ऊपर जो बल्ले के निशान पे आए या दीगर फैसले आए। एहसन बून साहब का नैरेटिव भी हमें पता है, दीगर लोगों का भी पता है। तो ये कहना कि पोलर मुआशरे में सराहियत कर गई है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी में सराहियत कर गई है, मीडिया में मौजूद है, इसके अलावा पॉलिटिशियंस में मौजूद है, पार्लियामान में मौजूद है, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जुडिशरी में एग्जिस्ट ना करती हो? वहाँ पर भी आ चुकी है। तो वो तो कोई एक्टिव थ्रेट नहीं है। एक्टिव थ्रेट यही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को या PMLN को जो कॉन्फिडेंस है कि वी आर गोइंग टू रूल फॉर द 5 years, वो अगर कॉन्फिडेंस उनका इस लिहाज से शटर होता है कि एक तो उनके पास नंबर नहीं रहता, कोई इत्तेहादी छोड़ जाता है, या फिर जो पावर्स दैट बी पाकिस्तान में डिस्कस होती हैं वो विड्रॉ हो जाती हैं, तो दैट इज द ओनली थ्रेट दैट ही कुड फेस। उसके अलावा मेरा ख्याल है मसला इक़्तिदार को तवालत देने का नहीं है। 10 साल भी बैठे रहें, इफेक्टिवनेस क्या है ये क्वेश्चन है। अगर आप अपने इक़्तिदार को 5 साल मुकम्मल करवा भी लें तो उसके बाद भी आप डिलीवर कितना कर सकते हैं, रिट कितनी है। हफ्ते में 3 दिन तो एहतजाज की कॉल होती है,
जमात इस्लामी का एक दिन होता है, 2 दिन तहरीक इंसाफ के होते हैं, एक आध दिन किसी और जमात का होता है। तो ये तो प्रोटेस्ट कल्चर जो इस मुल्क में बन चुका है, यहाँ अपोजिशन ये समझती है कि हमारा काम ही ये है कि हुकूमत को चलने नहीं देना, उसकी वजह किसी और ने डिलीवर कर दिया तो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो जाएगा। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पहले दिन हल्फ लेते हैं, अगले दिन से रशिया पे इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाता है कि उन्होंने धांधली करवाई है इनके हक में। किसी की हिम्मत है कि उनको हटा सकें? जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर कितने स्कैंडल्स थे कि उनके जो नायब वजीर आजम हैं, वह सदर हैं, डेक चीनी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तेल के ठेके लिए, करप्शन किया, किसी की हिम्मत हुई कोर्ट की के उठा के बाहर फेंक दे। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनका जो सिस्टम है इलेक्शन का, वो हमारे सिस्टम से बहुत ज्यादा एडवांस तो जरूर है। यस, उसमें लूप होल्स हैं, बिल्कुल नहीं, इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। वहाँ ये नहीं है कि कोई जज बुलाए वजीर आजम को और उससे कहे कि ठीक है यू आर डिस्क्वालीफाइड, बेशक 2 तिहाई लेकर आए होगे, अपने घर जाओ आराम से। तो वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है एक दूसरे की स्पेस के अंदर। अगर कोई इल्जाम आपके ऊपर लगा है, आप वजारत उज़्मा की कुर्सी से उतरने के बाद उसका जवाब देंगे। ये नहीं हो सकता कि एक बार इलेक्शन हुआ है, आप इलेक्ट हुए हैं और पहले ही साल आपके खिलाफ करारदादें और तहरीकें चलना शुरू कर दी हैं, सड़कें बंद कर दी हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं ये सारा कुछ? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर $1 अरब आपको मिले ना IMF से, तो यहाँ पर शटडाउन का खतरा पैदा हो जाता है। तो ये है कि हमें एक दोबारा COD करना है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 की जरूरत है। PTI काश ये रियलाइज कर ले कि आपकी जो एनार्किस्ट पॉलिटिक्स है ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी, उस चीज को ज्वाइन करें जिसमें बैठ के कंसेंसस हो सके। इस तरह की विक्टिमाइजेशन जिसको आप कंडेम कर रहे हैं, इसका आपने आगाज नहीं किया 2018 में। 16 रहनुमा अपोजिशन के जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे थे जब आप रूल कर रहे थे। तब नैब के फैसले भी आप तक पहले आ जाया करते थे। तब आप कहते थे AC उतार दूंगा, आज आप कह रहे हैं ट्रेडमिल दे दो। तो ये सारा कुछ कब तक करते रहेंगे? मसला सिर्फ ये है कि जो इक़्तिदार पे होता है वो सारी आइडियोलॉजी घर छोड़ाता है। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 में PTI को शामिल होना चाहिए बाकी जमातों के साथ, ताकि डेमोक्रेसी की जो स्पेस एंक्रोच हुई है उसको रिक्लेम करें। आप देखिए कि पिछले इतवार को जो पार्लियामान में हुआ था, वजीर आजम साहब का स्टेटमेंट नहीं आया। तो यहाँ पर तो इररिलेवेंस पैदा हो गई है। अता तारड़ रात को 11 बजे कह रहे हैं कि मैंने मुसवदा नहीं देखा लेकिन तरमीम हमने करनी है। तो कब तक ये मजाक करते रहेंगे? यू हैव टू मेक अ लार्जर अलायंस फॉर द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी। एक दूसरे की टांगे खींचने से अपना ही नुकसान करते रहेंगे। अहम बात है, लेकिन इसके ऊपर अमल कैसे होगा? मलिक साहब, आपने एक ट्वीट किया, आपने कहा लाहौर के जलसे ने मिलिट्री ट्रायल का रास्ता हमवार कर दिया। सो अभी भी मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा सकते हैं हम, कंसिडरिंग के जो दरख्वास्त है वो तो निपटा दी गई खान साहब की। देखिए, दरखास्त के जवाब में हुकूमत का मौक़िफ़ क्या आया है, यानी वहाँ पे कहा गया है कि जब भी मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर इख्तियार किया जाएगा, स्टेट के सामने जाया जाएगा, उसके बाद लीगल प्रोसेस इख्तियार करके मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। हुकूमत ने कोई इससे इनकार नहीं किया कि जी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। यकीनी बात ऐसा ही होगा और मुझे लगता ये है, देखें फैज़ हमीद साहब का फैसला जल्द आ जाना है, मुझे शायद ये लग रहा है। और अगर फैज़ हमीद साहब का फैसला आ जाता है तो उसके बाद से इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फैज़ हमीद साहब के फैसले में कुछ चीज़ें सामने आ जाएं जो अब तक की तहकीकात हुई हैं, उसके बाद इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल आसानियाँ ही आसानियाँ हो जाएं। इल्ला ये कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी जो भी मुजम्मल बात कर रहे हैं, देखिए ये पार्टी को ये बात समझनी होगी कि आप अनारकी की तरफ तो लेकर जा सकते हैं मुल्क को, लेकिन उससे आप मुल्क का फायदा नहीं कर सकते, उससे आप सियासत का फायदा नहीं कर सकते, उससे आप जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं कर सकते। उससे आप उस दलदल में जाएंगे जिसमें आप खुद भी गिरेंगे, बाकी लोगों को भी गिराएंगे। अगर PTI उससे नहीं निकलती तो PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी मुश्किलात कम नहीं हो सकती। मलिक साहब, इसमें दो बातें, लाइक बिकॉज यहाँ पे PTI कोई रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, बट दो बातें जो PTI कहती है। एक तो वो ये कहते हैं कि जिस वक्त हटाया गया था VONC के जरिए खान साहब को, उसके एक दिन बाद इतवार के दिन पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए, उन्होंने एक पीसफुल एहतजाज किया। ऑब्वियसली बीच में 9 मई भी है, वी कांट गो देयर, PTI तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहेगी। लेकिन उसके बाद अगेन वो ये बात करते हैं कि जिस दिन इलेक्शन थे 8 फरवरी को, हमने फिर लोग आ गए, हमें वोट डाल के चले गए। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये जिसका आपने जिक्र किया, इमरान खान साहब को निकाला गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोग निकले, इसको तस्लीम किया जाना चाहिए। दूसरी बात है 8 फरवरी के इंतखाबात, लोगों ने वोट किया PTI को, लोग वोट देने निकले। ये दोनों बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। दरमियान में अगर PTI 9 मई ना करती, दरमियान में अगर PTI मुल्क से बाहर बैठे हुए अफराद को लेके, अपने सोशल मीडिया फाइटर्स को लेके, फिर जो दरार डालने की कोशिश की गई, अगर उस तरफ ना जाती तो PTI के ऊपर एक बड़ा क्रैकडाउन ना होता।
पीटीआई के ऊपर मुश्किलात ना आती। जब वो मुश्किलात आई तो पीटीआई की इस पोजीशन में नहीं रही कि वो अपना अवामी दबाव बरकरार रख पाती। अब तस्वर करें ना, जब से इमरान खान साहब जेल गए हैं और जब से 9 मई के वाकयात हुए हैं, उसके बाद कोई पीटीआई का कोई बड़ा एहतजाज, मैं मानता हूँ दबाव है, मैं मानता हूँ गिरफ्तारियां होती हैं, ये बात मानने वाली है कि उनके ऊपर सख्तियां आती हैं, लेकिन क्या इस सख्तियों के बावजूद इस लाहौर में मैं बैठा हूँ, मुजम्मिल साहब बैठे हैं, इस्लामाबाद में आप बैठी हैं, क्या यहाँ से निकलने वाले लोगों की तादाद इतनी बड़ी मौसर हुई है कि वो काना चले जाते हैं और जाके साबित करते कि लाहौर से 1 लाख लोग 2 लाख लोग निकल आए हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं? लोग नहीं निकले, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। राइट, मुझे प्रोग्राम रैप अप करना है, बट लास्ट क्वेश्चन टू यू मुजम्मिल, कि क्या शहबाज शरीफ साहब वो पहले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं जो कि अपनी मुद्दत पूरी कर लें एज प्राइम मिनिस्टर? देखिए, वो जिस तरह कहते हैं ना पीपल्स पार्टी के पास आईनी होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो बाकी मुस्लिम लीग नवाज वाले हैं उनके पास भी आईनी होते ही हैं। उसकी वजह है कि अगर आप उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर कर लें तो राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना कि मोहसिन नकवी साहब तो गारंटी है हुकूमत की, दिस इज अ कन्फेशन दैट वी डोंट हैव पावर। अगर आप खुद ये बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनको हमने चूज नहीं किया वो आकर सिस्टम को रन कर रहे हैं, तो फिर आप 5 कर लें, पूरे 10 कर लें। हाँ, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड जेस्चर फॉर द कॉज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट कि यहाँ पर पहले वजीर आजम ऐसे आ गए हैं जिन पे करप्शन का इल्ज़ाम या जिनको अदालत की दहलीज से घर नहीं भेजा गया, बट उनको इंश्योर ये करना है कि जो विक्टिमाइजेशन का सर्कल जिसमें पहले वो फंसे हुए थे, वही नैब और वही सारा कुछ, इसमें वो मजीद आगे लोगों को फंसा कर ना जाएं, कंसेंसस डेवलप कर लें, मौलाना साहब को बिठा लें या पीटीआई की नई लीडरशिप से बात कर लें। अगर आप आकर ये कह देंगे मैं पार्टी को बैन कर दूंगा, मैं पीटीआई को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ये पार्टी स्टैंड ही नहीं करनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है आप कंफ्यूज्ड हैं। कोई आपकी पार्टी में कह रहा है कि इलेक्शन दोबारा करवा लो, जावेद लतीफ साहब की बात कर रहा हूँ, कोई कह रहा है कि नहीं पीटीआई से बात होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं वो फितना है, वो दहशतगर्द है। तो पहले आप भी एक पेज पर आइए। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, हम तो ये सुन रहे हैं आजकल, तो अगर इतना वो पेसिमिस्टिक अप्रोच है तो इसको खत्म करना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी सर्विस ये होगी कि अगर इजाजत दें मुजम्मिल साहब, बिल्कुल वक्त खत्म था, लेकिन मलिक साहब तो बड़ी अहम बात हो गई, बता दें जा रहे हैं मियां साहब लंदन? मेरे ख्याल में फौरी तो नहीं जा रहे, शायद कुछ देर के बाद चले जाएं। मियां साहब कितनी देर के बाद? इस साल जा रहे हैं? हाँ, इस साल जा सकते हैं, उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप भी करवाना है। मियां नवाज शरीफ थोड़ा सा सिस्टम से नाराज भी हैं, बाहर भी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। किस बात पे नाराज है मियां नवाज शरीफ? जी सिस्टम ने क्या किया मियां नवाज शरीफ साहब के साथ? देखिए, मियां नवाज शरीफ सब समझते थे कि वो इलेक्शन जीतेंगे और वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है। अब पीएमएलएन उससे आए बाएं शाएं करती है कि नहीं जी नहीं, ये फैसला नहीं हुआ था, फैसला तो यही था कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। वो मियां नवाज शरीफ वजीर आजम न बन सके, लेकिन उनको इस बात का गिला जरूर मौजूद है कि जिस तरीके से सियासत में उनके साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जिसका जिक्र उन्होंने मीनार पाकिस्तान में भी कर दिया था। अब एक ऐसा शख्स जो मुल्क में 3 बार वज़ीर आज़म रहा हो, ये तो जो मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं, ये तो फिर ये वन साइडेड पॉलिसी है। अगर उस पर अफसोस है तो फिर अपने मुखालिफ के साथ वो क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली वही जो उनके साथ हुआ। मेरे ख्याल में मुखालिफ के साथ वो इसलिए करना चाहते हैं कि दूसरी तरफ भी उनके खिलाफ कोई हाथ नहीं बढ़ाया गया। या तो ये होता ना कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ होता रहा उसमें कुछ कमी आ जाती, यही बात है इस सियासत की। यानी पीटीआई भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार है। अभी तस्वर कीजिए ना, अली मीर गंडापुर साहब और लाहौर आने का ऐलान करते हैं, जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, उनकी बेटी के हवाले से जो कुछ कहा गया। अब सोचिए जरा कि एक खातून है पंजाब की वज़ीर आला है, एक मर्द है वज़ीर आला है केपीके के अंदर, उनकी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है। पीटीआई के ट्रॉल्स उनके ऊपर आगे से ट्रॉलिंग किए जा रहे हैं। यानी ये कल्चर जब बन जाएगा तो फिर दूसरी तरफ से राइट, वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट जेंटलमैन, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू रैप दिस अप हियर। लग ये रहा है कि हम दायरों में ही घूमते रहेंगे, कहते हैं माजी से सबक सीखिए, लेकिन लगता नहीं है यहाँ कोई सबक सीखने के लिए तैयार है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।